ये कहानी शेन परिवार की बड़ी बेटी शुयान और यान परिवार के गवर्नर यान चाओलिन की रिवेंज लव स्टोरी है, जो कि शायद आप लोग को इमोशनल कर देगी। सो बिना देरी किए चलते हैं इस कहानी की तरफ। ड्रामे की शुरुआत में हम शेन मेंशन को देखते हैं, जहां हर तरफ अफरा तफरी मची थी और शुयान के अलावा कोई भी जिंदा नहीं था। शुयान अपनी माँ की सर को गोद में लिए जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी नजर उसकी माँ के हाथों पर पड़ती है, जिसमें उसे एक बटन दिखता है, जिसे देख करके शुयान सोचने लगती कि हो सकता है कि ये बटन गवर्नर जाओलिन का हो। इसीलिए सबूत के तौर पर वो उस बटन को अपने पास में रख लेती है और आगे चल करके गवर्नर मेंशन की मेड बन जाती है। यहाँ पर शुयान इन्हीं सभी बातों को सोच रही थी। तभी वहाँ पर एक मेड आकर के उससे कहती कि बहुत रात हो गई है और तुम अभी तक जगी हुई हो, जा करके अपने कमरे में आराम करो। ये सुनकर के शुयान अपने कमरे में जाने लगती है। दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं, जो कि गवर्नर जाओलिन के लिए सूप लेकर के जा रही थी। तभी उसे बटलर वांग पकड़ करके उसके साथ में रोमांस करने लगता है, जिस पर मैंग कहती कि छोड़ मुझे, मैं गवर्नर को सूप देने के लिए जा रही हूँ। तभी बटलर की नजर शुयान पर पड़ती है और वो सूप शुयान को दे देता है और उससे कहता है कि इसे गवर्नर के रूम में दे आओ। शुयान सूप लेकर के चली जाती है, जिसके बाद में बटलर मैंग के साथ में रोमांस करने लगता है। शुयान अभी सूप लेकर के जा ही रही होती है, जहाँ जाओलिन नशे की हालात में उसे बाहर पकड़ करके उसके साथ में जबरदस्ती किस करने लगता है और शुयान की पीठ पर बनी तितली के निशान को देख लेता है, जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, तुमने ये टैटू कवर कहाँ से बनवाया है, क्योंकि गवर्नर मेंशन में नौकरों को टैटू बनवाने की अनुमति नहीं थी। शुयान कुछ बताती नहीं है और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और अपने कमरे में जाकर के सोचने लगती कि इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पर मेड बन पाई हूँ, अगर पकड़ी गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसीलिए वो अपने टैटू को उसी समय जला करके मिटा देती है। अगली सुबह सबकी टैटू की चेकिंग होती है, जहाँ शुयान को पता चलता है कि रात में जिस लड़के ने उसके साथ में जबरदस्ती की थी वही गवर्नर जाओलिन था। चूंकि जाओलिन नशे में था और शुयान को उसने पीछे से पकड़ रखा था और उसकी पीठ पर तितली वाली टैटू को भी देखा था, इसीलिए वो सबकी तलाशी करवाता है। जाओलिन को शुयान पर शक होता है, क्योंकि उसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा था, इसीलिए वो उसके पास जाकर के उसका नाम पूछता है, साथ में ये भी पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थी। शुयान डर जाती है और झूठ बोल देती कि मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंग सोचती कि आखिर ये झूठ क्यों बोल रही है। तभी असिस्टेंट सबको लालच देते हुए कहता है कि कल रात जो भी कोई सरदार के साथ में था सच सच बता दो, मैं उसे गवर्नर मेंशन की हेड नौकरानी बना दूंगा, साथ में उसे एक असिस्टेंट नौकरानी भी दी जाएगी। ये सुनकर के मैंग अपना हाथ उठा देती है और कहती है कि मैं ही थी, चूंकि सूप तो वही लेकर के जा रही थी, मगर बटलर ने उसे रोक करके शुयान के हाथों सूप भिजवा दिया था। ये सुनकर के असिस्टेंट खुश हो जाता है और मैंग से कहता है कि आज से तुम ही मेंशन की हेड नौकरानी हो, इसीलिए तुम अपनी हेल्प के लिए एक पर्सनल मेड चुन लो। मैंग सोचने लगती कि शुयान को सारी सच्चाई पता है और वो किसी को बता न दे, इसीलिए वो उसे ही अपना हेल्पर बना लेती है। रात में मैंग शुयान से अपने बाल बनवा रही थी, तभी वहाँ पर बटलर आकर के बताता है कि गवर्नर आज रात तुम्हारे साथ में सोना चाहते हैं। ये सुनकर के तो मैंग खुश हो जाती है और शुयान से कहती कि तुम भी मेरे साथ में चलो और जब तक मैं बाहर ना जाऊँ यहीं पर खड़ी रहना। मैंग शुयान को लेकर के जाओलिन के कमरे में जाती है, जहाँ शुयान दरवाजे पर ही रुक जाती है और मैंग इतराते हुए कमरे में चली जाती है, जहाँ वो बिना हाय हेलो किए जाओलिन के हाथों से ड्रिंक लेकर के पीने लगती है। पर ड्रिंक पीते ही उसे चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है, जिसके बाद जाओलिन उसके कंधे से कपड़े हटा करके तितली वाली टैटू को देखने लगता है, मगर उसे कोई भी टैटू नहीं दिखता है। तो वो मैंग से पूछता है कि तुम तो कह रही थी कि कल रात तुम मेरे साथ में थी, फिर वो टैटू कहाँ गया, इसका मतलब कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, क्योंकि इसे टैटू के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जाओलिन उसे सोफे के नीचे डाल करके वहाँ से चला जाता है। शुयान भी दरवाजे पर खड़ी सोचने लगती कि इसके बारे में मैंने जितना सुना था ये तो उससे कहीं ज्यादा क्रूर और जल्लाद निकला। तभी वहाँ पर जाओलिन की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उससे कहता है कि जल्दी से मेरे नहाने का पानी तैयार करो। खैर शुयान पानी तैयार कर देती है और नहाने के बाद वो उससे कहता है कि अच्छे से मेरे बॉडी को पोंछ दो। शुयान टॉवेल लेकर के उसका पीठ पोंछने लगती है। शुयान को देख करके जाओलिन को लगता है कि शायद वो ये सब करने में अनकंफर्टेबल हो रही है, इसीलिए वो उसे समझाता है कि देखो मालिक की सेवा करना और उनके कपड़े बदलना नौकरानी के लिए सौभाग्य की बात होती है। तो शुयान कहती है कि नहीं, मैं नौकरानी ही ठीक हूँ, मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं चाहिए और सोचने लगती है कि आज अगर तुमने मेरे परिवार को बर्बाद नहीं किया होता तो मैं भी तुम्हारे बराबरी में जिंदगी बिताती, तुम्हारे यहाँ नौकरानी ना बनती। जाओलिन उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, तो शुयान कहती कि कुछ भी नहीं। जाओलिन उससे कहता है कि तुम मेरी मिस्ट्रेस क्यों नहीं बन जा रही हो, मैं तुम्हारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखूंगा। जिस पर शुयान कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह शुयान घर की मालकिन यानी कि जाओलिन की माँ मिसेज यान के लिए चाय लेकर के जाती है और गलती से मैंग से टकरा करके उसके ऊपर
ऊपर चाय गिरा देती है। ये देख करके मिसेस यान फायर हो जाती हैं और मैंग से पूछती है कि ये कहाँ की नौकरानी है और कब से यहाँ पर काम कर रही है, जिस पर रोंग बताती है कि ये गवर्नर हाउस की मेड है और अभी हाल ही में इसने ज्वाइन किया है। जिस पर यान उससे कहती कि फिर तुमने इसे यहाँ के तौर तरीके क्यों नहीं सिखाए। तो मैंग कहती कि मैंने इसे सब कुछ सिखा दिया था, मगर ये कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है। ये सुनकर के मिसेस यान रोंग से कह करके शुयान को थप्पड़ मरवाने लगती है, पर तब तक वहाँ पर जाओलिन आ जाता है और मामले को शांत कराता है। तभी शुयान की नजर जाओलिन की कोट में लगे बटन पर पड़ती है, जिसका पैटर्न बिल्कुल वैसा ही था जैसा बटन उसकी माँ के हाथों में उसे मिला था। और वो सारी बातें भूल करके जाओलिन की कोट में लगे बटन को पाने के फिराक में लग जाती है। कुछ देर के बाद में जाओलिन उसके कमरे में जा करके उसे एक मेडिसिन देते हुए कहता है कि इसे अपने चोट पर लगा लेना, तुम्हारा घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। जाओलिन के जाने के बाद में शुयान लॉन्ड्री वाली मेड से मिलती है, जो कि गवर्नर के कपड़े धोया करती थी, और वो उससे कहती कि आज मैं कपड़े धो दे रही हूँ, तुम जा करके आराम कर लो। मगर वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन कपड़ों की खास धुलाई होती है जो कि तुम नहीं कर सकती हो, इसीलिए मुझे माफ करो और तुम्हें जो काम दिया गया है वही करो। अगली सुबह मैंग बटलर वांग से मिलती है और उससे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके शुयान का काम तमाम करो या उसे मेंशन से बाहर निकलवाओ, वरना हम दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी और हम दोनों ही मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे बारे में उसे सब कुछ पता है। कुछ देर के बाद में बटलर मेंशन के बावर्ची को लेकर के मिसेस यान के पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि इसके साथ शुयान का चक्कर है और ये घर से गहने चुरा करके शुयान के साथ में भागने वाला था। शुयान एक नंबर 1 की गिरी हुई और बाजारू औरत है, उसे घर से फौरन निकाल दीजिए। बटलर का सारा इल्जाम बावर्ची खुशी से अपने सर पर ले लेता है और कहता है कि ये बात सच है, मगर चोरी करने के लिए मुझे शुयान ने उकसाया था। शुयान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और वो कहती कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने आज से पहले इसे कभी भी नहीं देखा था। मगर बावर्ची परफेक्ट एक्टिंग करता है और मिसेस यान को यकीन दिलाने के लिए ये तक बता देता है कि शुयान की बॉडी पर कहाँ तिल है, क्योंकि मैंग ने उसे सब कुछ बता दिया था, जिस वजह से शुयान यहाँ पर झूठी और चोर साबित हो जाती है, जिसकी वजह से मिसेस यान उसे 20 कोड़े मरवाती है और हवेली से बाहर फेंकवा देती है। कुछ देर के बाद में जाओलिन वहाँ पर आता है और शुयान को इस हालत में पा करके उसे अपने कमरे में लेकर के चला जाता है और उसे अपने बेड पर सुला देता है। शुयान सपने में अपने घर परिवार को देखने लगती है, जहाँ उसे उसका भाई नहीं दिखता है तो वो उसका नाम लेकर के चिल्लाने लगती है, जिस पर उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसकी नजर जाओलिन के बटन पर पड़ती है, जिसे वो अपने बटन के साथ में मैच करती है, जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। जाओलिन उसे दवा देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे घाव पर पट्टी लगा दी है और जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जा रही हो तब तक तुम यही मेरे कमरे में आराम कर सकती हो। शुयान कहती कि आप भूल रहे हैं कि मैं एक मेड हूँ और मेड मालिक के बिस्तर पर आराम नहीं कर सकती है। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है। जाओलिन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारे जख्म बहुत गहरे हैं, जिसका अच्छे से इलाज होना बहुत जरूरी है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो ठीक नहीं होगा। जिस पर शुयान सोचने लगती कि हाँ क्यों नहीं, तुमने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया और आज तुम्हारी माँ ने मुझे इतना मारा है और तुम्हें मेरी इलाज की चिंता हो रही है। जाओलिन उससे पूछता है कि एक बात बताओ, तुम्हारे पीठ पर जो तितली का टैटू था वो कहाँ गायब हो गया, क्या तुमने उसे मिटा दिया? जिस पर शुयान अनजान बन जाती है और कहती कि कौन सा टैटू, मेरे पीठ पर कोई भी टैटू नहीं था और वो जो निशान आप देख रहे हैं वो आपकी माँ के कोड़ों के निशान है। इन दोनों की सारी बातें मैंग छुप करके सुन लेती है और वो समझ जाती है कि उस दिन जाओलिन इसी टैटू को ढूंढ रहा था। मैंग भी बिना देरी किए फौरन से जा करके वैसा ही टैटू अपने कंधे पर बनवा लेती है। कुछ देर के बाद में रोंग जाओलिन के पास जाकर के कहती है कि मिसेस यान ने कहा है कि मैंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए आपको उसे देखने जाना चाहिए। जिस पर जाओलिन मैंग से मिलने के लिए चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ जो तुम्हें मेरी माँ के थ्रू मेरे पास में मैसेज भिजवाना पड़ा। मैंग अपना टैटू दिखाते हुए कहती कि ज्यादा नहीं, पर मैं थोड़ी सी बीमार हूँ। जाओलिन उसका टैटू देख लेता है और उससे पूछता है कि तुमने ये टैटू कब बनवाया। मैंग कहती कि ये बचपन से मेरे कंधे पर है। तो जाओलिन कहता है कि पर तब ये तो नहीं था जब मैंने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया था। तो मैंग कहती है कि खास प्रकार का टैटू है जो कि पिजन के ब्लड से बना हुआ है और जब मैं उत्तेजित होती हूँ तभी ये दिखता है। उस रात में उत्तेजित नहीं थी इसीलिए आपको नहीं दिखा। पर जाओलिन तो जाओलिन था। वो उससे पूछता है कि फिर उस रात के अंधेरे में तुम्हारा टैटू मुझे कैसे दिख गया था, तब तो तुम उत्तेजित नहीं थी या फिर यूं ही चलते फिरते उत्तेजित हो जाती हो। यहाँ पर मैंग फंस जाती है और बात को बदलती हुई कहने लग जाती है कि क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है, एक तो मैं इतनी बीमार हूँ, ऊपर से आप मुझ पर शक कर रहे हैं। जिस पर जाओलिन कहता है कि कोई बात नहीं है, जब तक तुम बीमार हो तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, तुम्हें गवर्नर हाउस में कोई भी परेशान नहीं करेगा और किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैंग उसे थैंक्स कहते हुए कहती है कि चूंकि मैं बीमार हूँ इसीलिए मुझे एक हेल्पर की जरूरत है, आज रात के लिए शुयान को मेरे पास अगर भेज देते तो मुझे बहुत आराम मिल जाता। जाओलिन कहता है कि ठीक है और वो शुयान को उसके कमरे में भेज देता है। शुयान को देख करके मैंग कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर चली आई, चलो इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ पर अगली बार से ध्यान रखना। इस बात पर शुयान उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम क्या मुझे माफ करोगी, लगता है कि तुम भूल रही हो कि मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम्हारा चक्कर बटलर वांग के साथ में है और तुम गवर्नर को धोखा दे रही हो। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो तुम्हें अंदाजा भी
है कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। अभी ये दोनों लड़ी रही होती है, तभी असिस्टेंट मेंग के लिए सूप लेकर के आ जाता है और शुयान को देकर के चला जाता है। जिसके बाद मेंग शुयान से कहती कि इस बार मेरी गलती थी, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, पर अगली बार से ध्यान रखना कि गवर्नर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं मिस्ट्रेस में उनकी पहली पसंद हूँ। पर शुयान इस पर कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। मेंग जैसे ही सूप पीती है तो उसे उल्टी आने लगती है और उसे उल्टी करते हुए मिसेस यान की मेड देख लेती है। मेंग भी सोचने लगती कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ, पर ये बच्चा किसका है, कहीं बटलर वांग का तो नहीं है। इधर सुबह सुबह मेड जा करके मिसेस यान से बता देती कि कल रात मैंने मेंग को उल्टी करते हुए देखा था, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है। ये सुनकर के मिसेस यान शॉक्ड हो जाती है और मेड को अपना जेट कंगन देते हुए कहती कि ये सब तो ठीक नहीं हो रहा है, जल्दी से उसे हमारा स्पेशल सूप पिलाओ और मामले को यहीं पर रफा दफा करो। उनकी ऑर्डर पर मेड सूप लेकर के मेंग के पास चली जाती है और उसे पीने के लिए दे देती है। मेंग तो सूप को देख करके समझ जाती है, लेकिन फिर भी वो उससे पूछती है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मेड बताती है कि यही इस हवेली का नियम है, तुम गवर्नर के साथ में रात बिताई थी तो तुम्हें ये सूप पीना ही पड़ेगा। मेंग सूप तो ले लेती है, लेकिन वो उसे खुद नहीं पीती है और उसके जाने के बाद में शुयान को पिला देती है। कुछ देर के बाद में जाओलिन वहाँ पर आ जाता है तो मेंग उसके कपड़े उतारने लगती है, जिस पर जाओलिन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, शुयान मेरी मदद कर देगी। जिस पर शुयान उसके कपड़े बदलवाने लगती है, लेकिन मेंग से ये सब देखा नहीं जा रहा था तो वो उससे कहती कि अब हो गया, जल्दी से जाकर के साहब के लिए नहाने का पानी गर्म करो। उसके जाने के बाद में मेंग जाओलिन से कहती कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और आप है कि मुझसे दूर भाग रहे हैं। जाओलिन कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। इतना कह करके वो शुयान के पास चला जाता है और उसे पकड़ करके उसकी घाव को देखने लगता है और उसे देखते हुए सोचता है कि जब पहली बार मैंने देखा था तब तो यहाँ पर एक टैटू था। इतने पर शुयान रोने लगती है तो जाओलिन उससे पूछता है कि क्या हुआ, आखिर तुम क्यों रो रही हो, मैं तो बस तुम्हारे घाव को देख रहा था, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में वहाँ पर मेंग आती है और शुयान से लड़ने लगती है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम जाओलिन से दूर रहो, पर तुम तो और भी ज्यादा उसके करीब होती जा रही हो। तभी वहाँ पर एक और मेड आती है और मिसेस यान का दिया हुआ जेट कंगन गिरा करके तोड़ देती है और कंगन टूटने का इल्जाम शुयान पर लगाते हुए उसे बहुत मारती है और उसे एक काल कोठरी में बंद कर देती है, जहाँ पर बहुत सारे चूहे रहते हैं, जिन्हें देख करके शुयान को अपना घर याद आने लगता है। खैर किसी भी तरीके से करके वो वहाँ से बाहर भागने में सफल हो जाती है और गार्डन में टिंगलिन से टकरा जाती है। टिंगलिन जाओलिन का छोटा भाई है, जो कि सालों बाद विदेश से पढ़ाई करके आज घर वापस लौटा था। टिंगलिन उसे देख करके पहचान जाता है और उससे पूछता है कि तुम नैन्सी हो ना, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शुयान भी उसे पहचानती थी, मगर यहाँ पर वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है और कहती है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं नैन्सी नहीं हूँ, मेरा नाम शुयान है, मैं गवर्नर मेंशन की मेड हूँ। तभी शुयान की नजर टिंगलिन के बटन पर पड़ती है, जो कि जाओलिन के बटन से बिल्कुल अलग थी। टिंगलिन उससे कहता है कि क्या सोच रही हो, मैं यान जाओलिन का छोटा भाई हूँ और मैं तुमसे अब्रॉड में मिला था। तब तक वहाँ पर जाओलिन आ जाता है और उसे देख करके कहता है कि आखिर तुम माँ से मिलने आ ही गए, वैसे एक बात बताओ कि तुम शुयान को कैसे जानते हो। जिस पर टिंगलिन कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं उसे जानता हूँ, लेकिन मैं गलत हूँ, शायद मैं उससे कभी मिला ही नहीं हूँ। टिंगलिन बात को बदलते हुए कहता है कि छोड़िए ना भैया, चलिए हम माँ से पहले मिलते हैं। और दोनों बात करते हुए अपनी माँ से मिलने चले जाते हैं। जब दोपहर में सभी खाना खा रहे थे तभी टिंगलिन की नजर बटलर वांग पर पड़ती है और वो खाना छोड़ करके उससे मिलने के लिए चला जाता है और उसे शुयान के बारे में पूछता है। बटलर बताता है कि वो गवर्नर हाउस की मेड है और मेंग के कमरे में रहती है, मगर उससे आपको क्या लेना, वो बहुत ही गंदी लड़की है और अभी हाल फिलहाल में ही आपकी माँ ने उसे 20 कोड़े मरवाए थे। ये सुनकर के टिंगलिन बहुत दुखी हो जाता है और उससे मिलने के लिए उसके कमरे में चला जाता है, जहाँ शुयान टिंगलिन से कहती है कि देखिए मैं एक नौकरानी हूँ, अगर मेरे साथ में आपको किसी ने देख लिया तो इससे आपकी बदनामी होगी और आपकी माँ मुझे और भी ज्यादा मारेंगी। जिस पर टिंगलिन कहता है कि मुझे इस दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारा इलाज करने दो, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मरीज का इलाज करना डॉक्टर का धर्म होता है, इसीलिए मुझे तुम्हारे घाव पर दवा लगाने दो। मगर शुयान को घाव की कहाँ पड़ी थी, उसकी नज़र तो उसके बटन पर थी और वो उससे पूछ ही लेती कि आपके कोट का बटन बहुत सुंदर लग रहा है, आपने इसे कहाँ से लिया। जिस पर टिंगलिन उसे बताता है कि इससे हमारे वंश और खानदान के उत्तराधिकारी की पहचान होती है, जिसे हमारा यान परिवार बहुत खास और यूनिक बनवाया है। खैर तुम्हें इससे क्या लेना देना, तो मैं तुम्हारे घाव पर दवा लगा देता हूँ। शुयान कहती कि पर मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे समझ करके आप मेरी मदद करना चाहते हैं। टिंगलिन कहता है कि कोई बात नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इतना कह करके वो उसके घाव पर मेडिसिन लगाने लगता है और ऐसा करते हुए उसे मेंग देख लेती है और जाकर के मिसेस यान को बता देती है। ये सुनकर के तो मिसेस यान की गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो फौरन से शुयान को अपने पास में बुला करके उसे नील डाउन होने के लिए कहती हैं।
टिंगलिन शुयान को प्रोटेक्ट करता है और अपनी माँ को समझाता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, मैं ही उसके पास गया था। जिस पर मिसेस यान कहती है कि मुझे मत समझाओ और चुप रहो, इसकी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी जो ये तुमसे दवा लगवा रही है, इसकी सजा तो इसे मिल करके रहेगी। इतना कह करके वो रोंग से कहती है कि इसे 20 थप्पड़ मारो। रोंग उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। रोंग ने उसे पहला थप्पड़ मारा ही था कि टिंगलिंग उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर टिंगलिंग की इतनी औकात नहीं थी कि वो मिसेस यान के फैसले को रोक सके। उसे घर के नौकर पकड़ लेते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर जाओलिन आ जाता है और अपनी मदर से कहता है कि आप कब से गवर्नर हाउस की मेड को मारने लगी। जिस पर उसकी माँ कहती है क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई को बहला फुसला करके अपने कमरे में ले गई थी। जाओलिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, टिंगलिंग को मैंने शुयान के इलाज के लिए उसके कमरे में भेजा था और आप ये बात कैसे भूल गई कि टिंगलिंग एक डॉक्टर है। इतना कह करके वो शुयान को गोद में उठा करके अपने साथ अपने मेंशन में लेकर के चला जाता है। जाओलिन के जाने के बाद में मिसेस यान अपने नौकरों से कहती है कि शुयान एक बड़ी मुसीबत है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इसे रास्ते से हटाने का बंदोबस्त करो। इधर जाओलिन के पीछे पीछे टिंगलिंग भी चला जाता है और बिना देरी के शुयान को फांसी देने लगता है, जिसे देख करके तो जाओलिन की जेलेसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और वो उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी वजह से माँ इसे मार रही थी और फिर से तुम पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। ये मेरी मेड है, मैं इसका केयर कर लूंगा, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। जाओलिन की बातें सुन करके टिंगलिंग सोचने लगता है कि आखिर इसका इसके साथ में संबंध क्या है और ये शुयान के पीछे क्यों पड़ा है। यही सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में जाओलिन शुयान से पूछता है कि तुम इसे कैसे जानती हो, जिस पर शुयान कहती कि मैं उन्हें नहीं जानती हूँ, बस मैं पहली बार गार्डन में उनसे टकरा गई थी, तब से वो मेरी मदद करने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। हालांकि वो बहुत ही अच्छे और दयालु इंसान है। ये सुनकर के जाओलिन गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि वो तुम्हें दवा दे रहा है तो बहुत दयालु लग रहा है और मैं तुम्हें दवा देता हूँ तो मैं बहुत बुरा इंसान लगता हूँ। आज से मैं भी तुम्हारे प्रति दयालु रहूंगा, इसीलिए मुझे भी दवा लगाने का मौका दो। इतना कह करके वो खुद भी शुयान के घाव पर दवा लगाने लगता है और दवा लगाने के बाद में मुझसे कहता है कि भविष्य में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो डायरेक्ट मेरे पास आना और कहीं भी किसी के पास जाने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर के वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि गोदाम से 2 जोड़ी कंगन निकाल करके मैंग को दे दो और उसे ये बता देना कि शुयान की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज से वो उसके कमरे में नहीं जाएगी, इसीलिए वो किसी और को अपना मेड बना सकती है। जिसके बाद असिस्टेंट मैंग को 1 जोड़ी कंगन दे देता है, जिसे पा करके वो बहुत खुश हो जाती है। साथ में उसे ये भी बताता है कि शुयान नहीं आएगी, अगर आपको किसी मेड की जरूरत हो तो बटलर वांग से कह करके दूसरी मेड का अरेंज करवा लीजिए। ये सुन करके मैंग गुस्सा हो जाती है और मन में सोचती कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी और आग लगाने के लिए मिसेस यान के पास चली जाती है और उनसे कहती है कि रोंग से कह करके मेरे लिए एक मेड अरेंज करवा दीजिए। जिस पर यान कहती कि क्यों शुयान कहाँ मर गई, तो मैंग कहती कि उसके ऊपर गवर्नर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, इसीलिए वो आराम कर रही है। ये सुन करके तो मिसेस यान गुस्सा हो जाती है और रोंग से कहती कि उससे जा करके कहो कि लाइब्रेरी साफ करे और जब तक पूरी लाइब्रेरी साफ नहीं कर लेगी उसे कोई भी खाना नहीं देगा। रोंग कहती कि मगर लाइब्रेरी तो दूसरे युवा मास्टर टिंगलिंग की जगह है, क्या उसे वहाँ भेजना ठीक रहेगा? वैसे भी शुयान की नीयत ठीक नहीं है, वो उन्हें अपनी जान में फंसाना चाहती है। जिस पर मिसेस यान कहती कि उसकी चिंता तुम मत करो, इस बार अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। तुम जल्दी से जा करके उसे लाइब्रेरी साफ करने के लिए कहो। रोंग उसे लाइब्रेरी साफ करने के लिए भेज देती है। शुयान तो लाइब्रेरी की सफाई का काम पा करके बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी कई दिनों से लाइब्रेरी में जाना चाहती थी। उसे शक था कि लाइब्रेरी में जाओलिन के खिलाफ उसे कुछ सबूत मिल सकता है और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। सफाई के दौरान उसे यान टिंगलिंग की फोटो मिल जाती है जिसमें वो कुछ अलग दिख रहा था, तो वो उसे बहुत गौर से देखने लगती है। शुयान अभी फोटो देख ही रही थी, तभी वहाँ पर टिंगलिंग पहुँच जाता है, जिसे देख करके शुयान काफी घबरा जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर से गिरने वाली होती है, मगर टिंगलिंग उसे पकड़ लेता है। तो शुयान उससे कहती है कि प्लीज मुझसे दूर रहिए, अगर किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो मैं मारी जाऊंगी। इस बार तो आपकी माँ मुझे जान से ही मार डालेंगी और हाँ, मेरी वजह से आपका कोट गंदा हो गया है तो इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे साफ करके आपको वापस कर दूंगी। जिस पर टिंगलिंग अपना कोट उसे दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद में वो उस फोटो को जला देता है जिसे शुयान ने देख लिया था। अब टिंगलिंग ने उस फोटो को क्यों जलाया था ये तो आपको आगे ही पता चल पाएगा। इधर शुयान टिंगलिंग के बटन से अपने बटन को मैच करती है, जो कि लगभग सेम था, मगर 100% मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पर शुयान को यकीन हो जाता है कि उसके परिवार की बर्बादी में टिंगलिंग का कोई भी हाथ नहीं है। टिंगलिंग एक इनोसेंट और अच्छा लड़का है। रात को जाओलिन जब घर आता है तो वो सोचता है कि शुयान को इतना कठिन काम करने के लिए दिया गया है और उसने ये बात मुझे नहीं बताई। यहाँ पर जाओलिन को शुयान पर शक हो जाता है, क्योंकि वो लाइब्रेरी टिंगलिंग का था और उसे लगता है कि शुयान ने जानबूझकर के उसे ये बात नहीं बताई ताकि वो अकेले में टिंगलिंग से मिल सके। मगर उसे ये बात भी पता थी कि जब तक वो लाइब्रेरी साफ नहीं कर लेगी तब तक उसे खाना नहीं दिया जाएगा। यही सोच करके वो उसके लिए खाना लेने के लिए किचन में चला जाता है और जब ये बात टिंगलिंग को पता चलती है तो वो भी शुयान के लिए खाना लेने के लिए किचन में भागता है, जहाँ वो जाओलिन से मिल जाता है, जिसे देख करके वो पूछता है कि बड़े भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और जल्दीबाजी में उसके सामने का खाना
लेकर के वहाँ से भाग जाता है। जाओलिन मेट से पूछता है कि वो किसके लिए खाना लेकर के गया है, तो मेट बताती है कि शायद किसी लड़की के लिए ले गए हैं, मगर किसके लिए ले गए ये मुझे पता नहीं है। इधर टिंगलिंग भागते हुए खाना लेकर के शुयान के पास जाता है और उसे खाने के लिए देता है। टिंगलिंग का प्रेम देख करके तो शुयान भी हैरान हो जाती है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती वो उसे समझाने लगता है कि देखो तुम बीमार हो और अगर समय पर खाना नहीं खाओगे तो जल्दी ठीक नहीं हो पाओगी, इसीलिए कुछ सोचो मत और जल्दी से खा लो। जब तक तुम खाना खा रही हो तब तक मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। उसके कहने पर शुयान फल खाने लगती है और टिंगलिंग सफाई करने लगता है। तभी शुयान की नजर एक नोटबुक पर पड़ती है और उसे देखने के लिए दौड़ पड़ती है। यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक में एब्रॉड का सीन दिखाया जाता है जहाँ शुयान और टिंगलिंग पहली बार मिले थे। ये कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जाओलिन भी आ जाता है और शुयान से कहता है कि लाइब्रेरी की सफाई करने में तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा। टिंगलिंग समझ जाता है कि उसका भाई गुस्सा है इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। इसीलिए वो शुयान को प्रोटेक्ट करते हुए कहने लग जाता है कि इसने कुछ भी नहीं किया है, मैं इसके पास आया था क्योंकि माँ ने इसे सजा दिया था। जिस पर जाओलिन कहता है कि माँ तुम्हारी वजह से उसे सजा दे रही है और तुम हो कि और भी उसके करीब होते जा रहे हो, तुम जितना ही इससे दूर रहोगे उतना ही ये सेफ रहेगी। शुयान देखती कि यहाँ पर मामला बिगड़ने वाला है, इसीलिए वो टिंगलिंग से रिक्वेस्ट करके उसे बाहर भेज देती है। उसके जाने के बाद में जाओलिन उससे कहता है कि जल्दी से सफाई खत्म कर लो क्योंकि जब तक तुम यहाँ रहोगे मुझे नींद नहीं आएगी। इतना कह करके वो भी वहाँ से चला जाता है। जाओलिन के तुरंत जाने के बाद में एक लड़का शुयान को पीछे से पकड़ लेता है और उसे कुछ सुंघा देता है जिसकी वजह से शुयान बेचैन होने लगती है। जिसके बाद वो लड़का उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। क्योंकि ये सब प्लान के तहत हो रहा था तो ये बात आग की तरफ फैल जाती है। मेंशन की हलचल देख करके मिसेज यान भी हैरान हो जाती है और मैंग से पूछती कि आखिर हो क्या रहा है, इतना शोर क्यों मच रहा है। जिस पर मैंग कहती कि मैं आपको क्या बताऊं, आप चल करके खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। इतना कह करके वो उन्हें लाइब्रेरी के पास लेकर के चली जाती है जहाँ अंदर से शुयान की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चूँकि दरवाजा अंदर से बंद था इसीलिए मिसेज यान दरवाजे को तोड़वा देती है, मगर यहाँ पर मामला उल्टा पड़ जाता है और शुयान के साथ में जाओलिन मिल जाता है। जाओलिन को देख करके तो मैंग शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यही हम एक फ्लैशबैक में देखते कि जाओलिन जब लाइब्रेरी से अपने कमरे में जा रहा था तो वो सोच रहा था कि शुयान की तबीयत खराब है, इसीलिए उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है और यही सोच करके वो वापस आ जाता है और शुयान को उस गुंडे से बचा लेता है। जिसके बाद शुयान जाओलिन को सेड्यूस करने लगती है तो जाओलिन उसे रोकते हुए पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। जिस पर शुयान उसे बताती है कि मुझे गुंडे ने कुछ सुंघा दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और जाओलिन और शुयान को साथ में देख करके मिसेस यान वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद में जाओलिन शुयान को अपने साथ अपने कमरे में लेकर के चला जाता है जहाँ शुयान उसे फिर से सेड्यूस करने लगती है। तभी जाओलिन की नजर उसके घाव पर पड़ती है और उसे उस रात वाली बात याद आती है और वो उससे पूछ लेता है कि उस रात तुम ही मेरे साथ में थी ना, जिसका शुयान कोई भी जवाब नहीं देती है और उसे किस करने लगती है। कुछ देर के बाद में जाओलिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि जरा पता लगाओ कि टिंगलिंग और शुयान के बीच में क्या रिलेशन है और वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं। साथ में ये भी पता लगाओ कि मास्क वाला लड़का कौन था जिसने शुयान पर अटैक किया था। इतना कह करके वो शुयान के पास चला जाता है जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड कर बैठते हैं। अगली सुबह वो उसे किस करते हुए बहुत प्यार से समझाने लगता है कि देखो अब से तुम मेरी वुमेन हो, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकती हो, इससे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी मेट चाय लेकर के आ जाती है तो जाओलिन मेट से कहता है कि अब से ये मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी, इसीलिए इसका सारा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो और इसे नए कपड़े पहना करके अच्छे से तैयार कर दो। मेट शुयान को तैयार कर ही रही होती है तब तक वहाँ पर मेंग सूप लेकर के आ जाती है और शुयान को देती हुई कहती है कि मिसेस यान ने तुम्हारे लिए इसे भिजवाया है, इसीलिए इसे पहले पी लो। जिस पर शुयान कुछ भी नहीं कहती है तो मेंग उसे जबरदस्ती सूप को पिलाने लगती है और कहती है कि कल रात तुम गवर्नर के साथ में सोई थी, इसीलिए सूप पीना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और यही इस हवेली का नियम है। तभी वहाँ पर टिंगलिंग आ जाता है और उसे सूप पिलाने से बचा लेता है। चूँकि टिंगलिंग एक डॉक्टर था इसीलिए वो सूप को सूंघ करके समझ जाता है कि इसे किस लिए पिलाया जा रहा है। टिंगलिंग को देख करके मेंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में टिंगलिंग शुयान को समझाता है कि तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद करूंगा। मगर तभी शुयान की नजर जाओलिन की जूती पर पड़ जाती है जो कि छुप करके इनकी बातें सुन रहा था और वो बात को बदलती हुई कहने लगती कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं गवर्नर के साथ में बहुत खुश हूँ और वो मेरी बहुत केयर करते हैं, मैं उन्हीं के साथ में रहना चाहती हूँ, अब आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर के टिंगलिंग कहता है कि ये असंभव है, मैं ये बात नहीं मान सकता हूँ कि तुम जाओलिन के साथ में रहना चाहती हो और तुम उसके साथ में खुश भी हो। तभी जाओलिन अंदर आ जाता है और टिंगलिंग से कहता है कि तुमने सुना नहीं कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि वो मेरे साथ में बहुत खुश है, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। इतना कह करके वो शुयान को साथ में लेकर के खाना खाने चला जाता है जहाँ मिसेस यान कहती कि यहाँ सिर्फ बैठने के लिए आए हो या सबके लिए खाना भी लगाओगी। यान की बातें सुन करके शुयान सबके लिए खाना परोसने लगती है। मेंग भी वही बैठी रहती है और खाना देख करके उसे वोमिटिंग आने लगती है जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर के बाद में वापस आकर के वो मिसेस यान के पैर पकड़ करके कहने लगती कि प्लीज मुझे अपने बच्चे को जन्म देने दीजिए, आखिरकार ये बच्चा आपके घर का खून है और अभी सबके सामने मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं शुयान और जाओलिन की निजी जिंदगी में कभी
भी इंटरफेयर नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर के तो जाओलिन भी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि एक बार डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं और अपने असिस्टेंट को भेज करके डॉक्टर को बुलवाता है। चेक करने के बाद में डॉक्टर बताते हैं कि सही कह रही है, ये 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के मिसेस यान कहती है कि तुम अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करो और इसे जन्म दो, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर मैंग उन्हें थैंक्स कहती है और सोचने लगती है कि जाओलिन ने तो मुझे कभी छुआ तक नहीं है, फिर ये बच्चा उसका कैसे हो सकता है। यही सब सोच करके वो रात में उसके पास जाकर के उसे सीड्यूस करने लगती है, पर जाओलिन उसे अपनी ट्रिक से बेहोश करके शुयान को उठा करके अपने कमरे में लेकर के चला जाता है। सुबह शुयान की जब आंख खुलती है तो वो जाओलिन को अपने साथ देख करके चौंक जाती है और सोचने लगती है कि फिर से मेरे पास कैसे आ गए। जाओलिन उसका हाथ पकड़ करके पूछता है कि सच सच बताओ, उस रात अगर तुम मेरे साथ नहीं थी तो आखिर कौन था? अगर तुमने अपनी वर्जिनिटी किसी और के साथ में खो दी है तो गवर्नर का पूरा अधिकार है कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर के शुयान डर जाती है और उसे बता देती कि हाँ, उस रात मैं ही आपके साथ में थी। जिस पर जाओलिन उससे पूछता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई और अपनी जगह मैंग को क्यों भेजा? तुमने ऐसा इसीलिए किया ताकि टिंगलिंग को तुम्हारी सच्चाई पता न चल जाए, पर आज से एक बात ध्यान रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी जगह रहनी चाहिए। उसमें अगर दूसरा कोई आया तो मैं उसे निकाल करके जानवरों को खिला दूंगा। इतना कह करके वो अपने ऑफिस में चला जाता है, जहाँ असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि वो मास्क वाला लड़का पकड़ा गया और वो मैंग का ही आदमी था। उसी के कहने पर उसने शुयान के साथ में जबरदस्ती किया था। ये बात सुन करके जाओलिन का खून खौल उठता है और वो मैंग से मास्क वाले लड़के के बारे में पूछने के लिए चला जाता है, पर तब तक तो मैंग इस दुनिया से जा चुकी थी। किसी ने उसका काम तमाम कर दिया था। जहाँ उसे मैंग का लिखा हुआ लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैंग का अफेयर उसी मास्क वाले लड़के के साथ में चल रहा था और इसके पेट में पल रहा बच्चा भी उसी का था। पर मैंग के जाने का सबसे ज्यादा दुख मिसेस यान को होता है और इस बात के लिए वो शुयान को कोसने लगती है कि आज इसी की वजह से मैंग इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर के असिस्टेंट मैंग का लिखा हुआ लेटर मिसेस यान को दे देता है, जिसे पढ़ करके वो खुद भी गुस्सा हो जाती है और मैंग पर थूकते हुए लेटर को फेंक देती है और बटलर को बुला करके उससे पूछने लगती है कि घर में इतना बड़ा कांड हो गया, मैंग इतनी गिरी हुई घटिया लड़की थी, आखिर ये बात तुम्हें पता क्यों नहीं चली? हालांकि वो बच्चा बटलर का ही था, मगर मैंग को इसने नहीं मारा था। अब मैंग को किसने मारा था इस बात का तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। तभी फोन की घंटी बजती है और बटलर फोन उठाता है, जहाँ सबको पता चलता है कि पूरी 2 साल के बाद में जाओलिन का सबसे छोटा भाई जाओलिन के फियांसे जियाओ को अपने घर लेकर के आ रहा है। ये सुनकर के मिसेस यान बहुत खुश हो जाती है और शुयान को समझाने लगती है कि जाओलिन के फियांसे आ रही है, इसीलिए जाओलिन और उसके फियांसे से थोड़ा दूर ही रहना। शुयान कहती कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं जाओलिन को जानती भी हूँ। तब तक वो दोनों आ जाते हैं, जिन्हें देख करके मिसेस यान की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। शुयान भी वहाँ से चली जाती है और जाओलिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। तो शुयान कहती कि आखिर ये आप क्या कर रहे हैं? अभी आपकी फियांसी आई है, अगर उसने ऐसे आपको देख लिया तो वो क्या सोचेगी? तब तक जियाओ जाओलिन के लिए ग्रीन टी लेकर के आ जाती है, जिसे देख करके शुयान छुप जाती है। जियाओ जाओलिन से कहती है कि खास तरीके की चाय जिसे मैंने खास आपके लिए बनाया है, इसे पी करके बताइए कि इसका टेस्ट कैसा है। जाओलिन भी जल्दी से उसकी चाय पी करके उसकी तारीफ करने लगता है और उसे समझाता है कि तुम लंबे सफर से आई हो, इसीलिए जा करके आराम करो, हम लोग बाद में बात करते हैं। जियाओ को उसकी हरकतों पर शक होने लगता है, मगर वो उसकी बात मान करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जाओलिन का भाई जैन उससे कहता है कि हमें पिकनिक मनाना है, इसीलिए हमें घुमाने के लिए साथ में लेकर के चलिए और भाभी भी यही चाहती हैं। जाओलिन उसकी बात मान लेता है, मगर शर्त ये रखता है कि शुयान भी मेरे साथ चलेगी। सबके सब घूमने के लिए चले जाते हैं और पहले एक होटल में स्टे करते हैं, जहाँ जाओलिन 3 रूम बुक करता है और बताता है कि एक में जियाओ रहेगी और एक में जैन और एक में मैं और शुयान रहेंगे। ये सुन करके तो जियाओ गुस्सा हो जाती है। तभी एक मेड आकर के शुयान को मैसेज देती है, जिसे देख करके वो काफी घबरा जाती है और फौरन से अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ हाफ मास्क लगाए हुए उसका सौतेला भाई शेनहान उससे मिलता है, जिसे देख करके शुयान बहुत खुश हो जाती है। हान उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम अपना रिवेंज भूल करके अपने कातिल के प्यार में पड़ गई हो। शायद तुम भूल रही हो कि यान जाओलिन ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। जिस पर शुयान कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं किसी के भी प्यार में नहीं पड़ी हूँ, मुझे अपना बदला अच्छे से याद है। अभी ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जाओलिन आ जाता है, मगर इससे पहले कि वो उसके भाई को देख पाता वो कमरे से भाग जाता है। पर जाओलिन को शुयान पर शक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी, लेकिन शुयान कुछ बोलती नहीं है, जिससे गुस्सा होकर के जाओलिन उस पर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ पर शुयान फंस जाती है क्योंकि उसने इसे बात करते हुए सुन लिया था, लेकिन शुयान माहौल को बदलने के लिए बात को पलट देती है और कहने लग जाती है कि वैसे भी आपने मेरी जिंदगी नर्क कर दी है, अब ये दुनिया मेरे रहने लायक नहीं रह गया। इतना कह करके वो खिड़की से लटक जाती है और कहती है कि मैं आपके यहाँ मेड इसलिए बनी थी ताकि मैं शांति से जी खा सकूं, मगर आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए और जबरदस्ती मेरे साथ में सब कुछ कर लिए। जाओलिन उसे ऊपर खींच लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैंने कब तुम्हारे साथ में जबरदस्ती किया। जिस पर शुयान कहती कि लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और ना ही मैं आपके साथ एक पल रहना चाहती हूँ। जाओलिन उससे कहता है कि फिर तुम क्या टिंगलिंग को पसंद करती हो और उसी के साथ रहना चाहती हो, मगर तुम ये भूल गई
कि इस जन्म में तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। इतना कह करके वो उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। खैर जैसे तैसे करके मामला शांत होता है और सभी घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ एक आदमी आकर के जाओलिन से कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। जाओलिन शुयान से कहता है कि तुम इन लोग के साथ घूमो, मैं कुछ देर में आता हूँ, अगर मैं 2 घंटों में वापस नहीं आया तो तुम होटल चली जाना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर शुयान को अकेला पा करके जियाओ और जैन प्लान बनाते हैं और उसे सीढ़ियों पर ले जा करके नीचे ढकेल देते हैं, जिसकी वजह से शुयान बुरी तरीके से घायल हो जाती है। कुछ देर में जाओलिन भागते हुए वहाँ पर आता है और जियाओ से कहता है कि मुँह क्या देख रही हो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन जियाओ मुस्कुराती है और कहती है कि हम लोग शहर से बहुत दूर है, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं आएगा। जाओलिन उसके इरादे को समझ जाता है और कहता है कि ठीक है, मगर इसका हिसाब मैं तुमसे बाद में लूंगा। इतना कह करके वो शुयान को लेकर के घर भागता है, जहाँ इलाज के बाद में डॉक्टर बताते हैं कि सर में गहरा चोट लगा है, इसीलिए इन्हें किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब तक होश में आएंगी। ऐसी सिचुएशन में वो कोमा में या फिर मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम की शिकार हो सकती है। तभी टिंगलिंग भी भागते हुए वहाँ पर आता है और शुयान की स्थिति को चेक करके जाओलिन को बताता है कि सर में काफी गंभीर चोट है। ऐसे में अंधेपन, कोमा या फिर मेमोरी लॉस होने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि सर पर काफी गंभीर चोट लगी है और जब तक ये होश में नहीं आ जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमें होश में आने तक का वेट करना होगा। टिंगलिंग उसे एक दवा देता है और कहता है कि जब इसे होश आ जाए तो आप इसे खिला देना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में जाओलिन उसकी दी हुई दवा माउथ टू माउथ शुयान को खिला देता है, जिसे खाती वो होश में आ जाती है और होश में आती उसे एक थप्पड़ मार देती है और पूछती कि आखिर आप कौन है और आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे किस करने की। मतलब ये है कि शुयान की याददाश्त जा चुकी थी। जाओलिन अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से टिंगलिंग को ले आओ। टिंगलिंग आकर के चेक करके बताता है कि इसकी याददाश्त जा चुकी है और कब तक वापस आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतना बता करके वो वहाँ से जाने लगता है तो शुयान टिंगलिंग को जाते हुए बहुत गौर से देखने लगती है, जिस पर जाओलिन कहता है कि क्या हुआ, तुम उसे इतनी गौर से क्यों देख रही हो। शुयान कहती कि आप पागल हो क्या, इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो, मेरा मन मेरी आंखें, मैं किसी को भी देखूं इससे आपको क्या मतलब है। जिस पर जाओलिन कहता है कि मतलब है क्योंकि तुम मेरे सिवा किसी और को नहीं देख सकती हो। तो शुयान कहती कि लगता है कि आप पागल हो गए हैं, भला मैं आपको क्यों देखूंगी। तो जाओलिन कहता है क्योंकि तुम मेरी वुमेन हो। तो शुयान कहती कि इस बात का क्या सबूत है कि मैं आपकी वुमेन हूँ। जाओलिन कहता है कि अच्छा तो तुम्हें सबूत चाहिए। इतना कह करके वो उसे किस करने लगता है। इधर जियाओ जाओलिन से मिलने के लिए उसके कमरे में जा रही थी, जिसे जाओलिन का असिस्टेंट गेट पर ही रोक देता है और कहता है कि सरदार ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। जिस पर जियाओ असिस्टेंट पर ही भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोक रहे हो, शायद तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं जनरल की बेटी हूँ। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि तुम चाहे किसी की भी बेटी हो, लेकिन सरदार ने मना किया है तो मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। जियाओ गुस्से से वहाँ से वापस लौट जाती है। अगले दिन जाओलिन शुयान को घुमाने के लिए लेकर के जाता है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। शुयान खूब घूमती है और बहुत सारी शॉपिंग करती है। जाओलिन उसे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी दिलाता है और घूमते घूमते शुयान को भूख लग जाती है, जिस पर जाओलिन उसे खाना भी खिलाता है। आज शुयान बहुत खुश लग रही थी, जिसे देख करके जाओलिन सोचता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि याददाश्त जाने के बाद भी ये लड़की इतनी क्यूट हो जाएगी। वहीं पर उसका भाई भी उसे देख लेता है और सोचता है कि कहीं ये लड़की सच में तो जाओलिन के प्यार में नहीं पड़ गई, वरना इतना खुश तो मैंने इसे कभी भी नहीं देखा था। ये सब देखने के बाद भी वो अपने आदमियों से कहता है कि तैयार हो जाओ, जाओलिन से बदला लेने का समय आ गया है। जाओलिन जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे गुस्से से कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, गवर्नर होकर के भरे बाजार में एक नौकरानी के साथ घूम रहे हो। जाओलिन अपनी मदर से कहता है कि इस बात से आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी माँ कहती है कि अगर ये बात जियाओ के फादर को पता चल गई तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि जियाओ जनरल की बेटी है और तुम्हारी मंगेतर है। जिस पर जाओलिन कहता है कि मैंने ये बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि जियाओ मेरी मंगेतर है और मैं उससे शादी करूंगा। ये सुन करके तो उसकी मदर फायर हो जाती है और कहती कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, यान परिवार का वारिस कोई मेड नहीं दे सकती, तुम्हारी शादी तो जियाओ से होकर के रहेगी। जाओलिन कहता है कि मैं जियाओ से शादी नहीं करूंगा और यही मेरा अंतिम फैसला है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद में उसे पता चलता है कि दक्षिणी गोदाम से हथियार लूट करके उसे आग लगा दिया गया है, जिस पर जाओलिन फौरन से अपने आदमियों के साथ गोदाम चला जाता है, जिसका फायदा उठा करके शुयान घर से भागने लगती है। तो मिसेज यान उससे पूछती कि तुम कहाँ जा रही हो। शुयान कहती कि इस बात से आपको क्या लेना है, मैं कहीं भी जाऊँ। ये सुन करके तो यान का पारा हाई हो जाता है, मगर रॉन्ग उन्हें समझाती कि जब से इसे चोट लगा ये पागल हो गई है, इसे कुछ भी याद नहीं है। ये सुन करके यान का गुस्सा शांत हो जाता है और वो कहती है कि जल्दी से पकड़ो इसे, ये भागने ना पाए। रॉन्ग उसे पकड़ लेती है, पर इतने पर तो जियाओ उसे एक थप्पड़ मार देती है। तब तक वहाँ पर जाओलिन आ जाता है और जियाओ को थप्पड़ मारते हुए देख लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि अभी के अभी इसका सामान पैक करो और इसे इसके फादर के घर छोड़ाओ, ये अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेगी। उसकी मदर चिल्लाती रह जाती है, मगर जाओलिन उनकी एक बात नहीं सुनता है और जियाओ को उसी समय उसके फादर के घर भिजवा देता है। जियाओ रोते हुए अपने घर पहुँचती है और सारी बातें अपने फादर को बताती है। उसके फादर उसे समझाते है कि जाने दो, वो पागल लड़का है, वैसे भी मुझे जाओलिन पसंद नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ रखा है और उसका भी सबसे बड़ा दुश्मन जाओलिन ही है और तुम उसके साथ में मिल करके
जाओलिन से बदला ले लेना, इतना कह करके वो उस लड़के से उसे मिलवाने के लिए लेकर के जाते हैं, जहाँ वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शुयान का भाई शेनहान था। जियाओ हान को भी देख करके बहुत खुश हो जाती है। हान उसे बहुत पसंद आता है, मगर वो ये भी सोचने लगती है कि हान को जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। इधर शुयान जाओलिन के लिए सूप लेकर के जाती है, पर जाओलिन सूप को छोड़ करके शुयान पर ही टूट पड़ता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट जनरल का मैसेज लेकर के आ जाता है और बताता है कि जनरल हमारे गोदाम में पड़े हथियार को चेक करने के लिए आए हैं, जिस पर जाओलिन शुयान को किस करता है और उनसे मिलने के लिए चला जाता है। जहाँ जनरल बताते हैं कि मुझे डर है कि आज रात हमारे दक्षिणी गोदाम को लूट लिया जाएगा, इसीलिए आज रात गोदाम की सुरक्षा करने के लिए तुम जाओगे। जाओलिन उनका आदेश मान करके उसी वक्त चला जाता है, जिसका फायदा उठा करके हान अपने आदमियों के साथ में मिल करके गवर्नर मेंशन पर हमला कर देता है। ये जनरल और शेनहान की मिली जुली साजिश थी, जिसमें सबसे पहला शिकार बटलर वांग का किया जाता है। जेन भी भागते हुए अपने बड़े भाई टिंगलिंग के पास जाता है और उसे बताता है कि घर में चोर घुस गए हैं, माँ की जान खतरे में है, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। टिंगलिंग कहता है कि तुम परेशान मत हो, माँ को कुछ भी नहीं होगा। इतना कह करके वो खुद ही चेन का काम तमाम कर देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ को भी जल्दी तुम्हारे पास भेजता हूँ, वहाँ तुम उनकी अच्छे से सुरक्षा कर पाओगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो कि टिंगलिंग एक बहरूपिया है और शुयान का भाई शेनहान है, जो कि टिंगलिंग के भेष में यान परिवार का बेटा बन करके रह रहा है, जबकि टिंगलिंग को उसने पहले ही अब्रॉड में खत्म कर दिया है। इधर शुयान घर के बाहर बगीचे में जाती है, जहाँ उसकी नजर बटलर पर पड़ती है, जिसे देख करके वो काफी डर जाती है और भागती हुई अपने कमरे में जाकर के छुप जाती है। शुयान इतनी डर जाती है कि उसे अपने परिवार की याद आ जाती है कि ठीक इसी प्रकार से उसके परिवार को भी इन लोगों ने खत्म कर दिया था। तब तक एक गुंडा शुयान को देख लेता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तब तक टिंगलिंग वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर के घर से बाहर भागने लगता है। घर का नजारा देख करके तो शुयान को अपने घर की याद आने लगती है, क्योंकि उसके घर में भी ठीक इसी तरीके से कोहराम मचा था। टिंगलिंग जैसे ही शुयान को लेकर के बाहर पहुँचता है तो जाओलिन से गेट पर ही मिल जाता है, जहाँ शुयान को लेकर के दोनों में काफी बहस शुरू हो जाती है। तभी असिस्टेंट अंदर से गुंडे को पकड़ करके ले आता है और बताता है कि आपकी माँ के सिवा यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है। ये सुन करके जाओलिन उस पर फायर कर देता है और शुयान से कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम मेरे पास आ रही हो या नहीं। तब तक वो गुंडा जाओलिन पर हमला कर देता है और जाओलिन को बचाने के लिए शुयान खुद घायल हो जाती है, जिस पर जाओलिन उसे लेकर के फौरन से हॉस्पिटल भागता है। ट्रीटमेंट के कुछ समय के बाद में जाओलिन शुयान के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। शुयान कहती कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, जिस पर जाओलिन उससे कहता है कि बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, और उसे अपने दिल की बात बताता है कि तुम वो पहली ऐसी लड़की हो जिससे मुझे प्यार हुआ है और मैं तुम्हारे सिवा किसी और को देखता तक नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ और यही मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? जिस पर शुयान कहती कि पहले का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, मगर अभी मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और इसीलिए मैं आपके लिए गोली खाने के लिए तैयार हो गई। ये सुनकर के जाओलिन बहुत रिलैक्स होता है और उसे एक प्यारी सी किस शेयर करता है। दूसरी तरफ टिंगलिंग इन दोनों को देख लेता है और सोचने लग जाता है कि ये तो सच में उसके प्यार में पड़ गई है, मुझे जल्दी उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और अगले दिन मेड के हाथों शेनहान की फोटो उसके पास भिजवाता है। शुयान को फोटो देने के बाद में मेड कहती है कि एक आदमी ने मुझे ये दिया था और कल आपको उसने 18 कैफे में मिलने के लिए बुलाया है। फोटो देख करके शुयान को लगता है कि उसने इसे कहीं देखा है, मगर उसे याद नहीं आता है कि आखिर वो कौन है। शुयान सोचने लगती कि हो सकता है कि ये मेरा कोई रिलेटिव हो। अभी शुयान याद करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर जाओलिन आ जाता है। शुयान जाओलिन से पूछती कि क्या आप कल फ्री हैं? तो जाओलिन कहता है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ? जिस पर शुयान कहती कि मुझे 18 कैफे में ले चलिए, मुझे वहाँ की चाय पीनी है। जाओलिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कल लेकर के चलूंगा। ये सुनकर के शुयान बहुत खुश हो जाती है और उसे एक प्यारी सी किस करते हुए वहाँ से चली जाती है। किस पा करके तो जाओलिन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसने इसे किस किया था। अगले सीन में जाओलिन उसे 18 कैफे में चाय पिलाने के लिए लेकर के जाता है और उसे अंदर बिठा करके खुद किसी काम के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में हान जियाओ के साथ में वहाँ पर आ जाता है। हान को देख करके शुयान सोचने लग जाती है कि ये तो वही लड़का है जिसकी फोटो मुझे मेड ने दिखाया था, मगर ये जियाओ के साथ में क्या कर रहा है। शुयान हान को बहुत गौर से देखते हुए उसे पहचानने की कोशिश करती है। तभी जियाओ उसके पास में जाकर के उसके साथ बदतमीजी करने लगती है और कहती कि यहाँ नौकरानी कब से चाय पीने के लिए आने लगी। ये सुनकर के शुयान कहती कि घर से निकलते वक्त लगता है कि तुमने शीशा नहीं देखा था, वरना तुम्हें एहसास होता कि चाय भेड़ बकरियों की पीने की चीज नहीं है। हान भी अपनी बहन का सपोर्ट करते हुए जियाओ को समझाता है कि उससे बदतमीजी मत करो, लेकिन जियाओ कहाँ मानने वाली थी और बातों की लड़ाई हाथापाई पर उतर आती है, जिसकी वजह से शुयान नीचे गिर जाती है और फिर से उसके सर में चोट लग जाती है। हान उसे संभालने की कोशिश करता है, पर तब तक वहाँ पर जाओलिन आ जाता है और शुयान को लेकर के अपने साथ चला जाता है। सेम जगह पर फिर से चोट लगने की वजह से शुयान की याददाश्त वापस आ जाती है और वो जाओलिन को देख करके सोचती कि क्या मैं जाओलिन की वाइफ बन गई हूँ। अगर ये बात मेरे भाई हान को पता चलेगी तो वो बहुत गुस्सा करेगा। यहाँ पर वो फिर से कहती कि मुझे फिर से 18 कैफे में ले चलिए, मैंने वहाँ की चाय नहीं पी है। जिस पर जाओलिन
उसे समझाता है कि अभी तुम बीमार हो, घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है, तुम घर पर ही आराम करो, मैं किसी को भेज करके तुम्हारे लिए वहाँ से चाय मंगवा दूंगा। शुयान यहाँ पर सोचने लगती कि अब तो ये मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देगा, अब मैं अपने भाई से कैसे मिलूंगी। अगले दिन जाओलिन का असिस्टेंट उसे बताता है कि जिस कॉफी शॉप में शुयान का कल झगड़ा हुआ था, वहाँ पर जियाओ के साथ जिस लड़के को देखा गया था वो कोई और नहीं बल्कि शेन परिवार का बेटा शेनहान था। ये सुनकर के जाओलिन हैरान हो जाता है और सोचता है कि जब शेन परिवार पर हमला हुआ था तब मिस शेन ने उससे कहा था कि शुयान को समझाना कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए वो तुमसे रिवेंज ना ले। मगर जाओलिन को तो पता ही नहीं था कि शुयान उसकी घर की मेट बन चुकी है। उधर हान जनरल के साथ हाथ मिला करके जाओलिन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है, तो इधर शुयान घर से बाहर जाने की जिद कर रही थी, मगर घायल होने के कारण जाओलिन उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी मेट चाय के साथ में शुयान के लिए उसके भाई का मैसेज लेकर के आ जाती है और उसी समय कोई जरूरी मैसेज लेकर के जाओलिन का असिस्टेंट भी आ जाता है, जिसे सुनकर के जाओलिन वहाँ से चला जाता है और शुयान को भागने का अच्छा मौका मिल जाता है, जिसका फायदा उठा करके शुयान अपने भाई हान से मिलने के लिए चली जाती है और उससे मिल करके माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, एक पल के लिए मैं अपना रिवेंज भूल करके जाओलिन के प्यार में पड़ गई थी। हान उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम कुछ दिन के लिए भटक गई थी, जिसके बाद हान उसे अपनी पूरी प्लानिंग बता देता है और बताता है कि इसमें कुछ पेपर्स और जाओलिन के स्टैम्प मोहर की जरूरत पड़ेगी, जिसे तुम अभी मुझे ला करके दे दो। शुयान वापस से गवर्नर मेंशन में चली जाती है और जाओलिन के ऑफिस से वो पेपर और मोहर चुरा करके हान को दे देती है, जिसे पा करके हान बहुत खुश हो जाता है और शुयान से कहता है कि अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ही अपने भाई के साथ में रहो। कुछ देर के बाद में जियाओ हान के लिए चाय लेकर के आती है और शुयान को देख करके पूछती कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, और वो फिर से उसे जलील करने लगती है। इस बार शुयान गुस्सा हो जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है। गुस्से में जियाओ भी उसे मारने के लिए हाथ उठा लेती है, मगर हान उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम भूल गई हो कि ये तुम्हारे फादर की हवेली नहीं है, ये मेरा घर लाइट मेंशन है और तुम यहाँ पर किसी के साथ में बदतमीजी नहीं कर सकती हो। इस बात से नाराज होकर के जियाओ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में शुयान हान से पूछती कि भाई आप इस मोहर के साथ में क्या करेंगे। हान कहता है कि इससे मैं अपने आसपास के राज्यों से जितना चाहूँ उतना हथियार निकाल सकता हूँ और जिसकी वजह से यान चाओलिन और जनरल जियांग दोनों ही आपस में लड़ करके मर जाएंगे और इसी का फायदा उठा करके मैं आसपास के सभी शक्तिशाली लोगों को खत्म कर दूंगा, जिसके बाद मैं इकलौता पावरफुल इंसान बन जाऊंगा और तब मैं इस शहर पर राज करूंगा। उसका प्लान सुन करके तो शुयान शॉक्ड हो जाती है और कहती कि हमारा दुश्मन तो सिर्फ जाओलिन है, फिर जनरल और पूरे शहर को तबाह करने की क्या जरूरत है। शुयान उसे बहुत समझाती है मगर वो समझने के लिए तैयार नहीं होता और कहने लग जाता है कि जाओलिन के प्रेम में तुम पागल हो गई हो, इसीलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। शुयान कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए अभी तुमसे बात करना बेकार है। इतना कह करके वो अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ उसे फिर से जियाओ मिल जाती है और पुरानी बातों को लेकर के फिर से उसे झगड़ने लगती है और इसी लड़ाई के चक्कर में ऊपर रखा बैग जियाओ के सिर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। मगर उस बैग को देख करके शुयान शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस बैग में भेष बदलने के सारे उपकरण रखे हुए थे, जिसे देख करके शुयान सब कुछ समझ जाती है कि टिगलिंग के भेष में जो आदमी उसके साथ में रह रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई शेनहान था और टिगलिंग को तो उसने पहले ही मार दिया था। तब तक वहाँ पर हान आ जाता है तो शुयान उससे पूछती कि तुमने टिगलिंग को क्यों मारा, उसने हमारा क्या बिगाड़ा था। जिस पर हान कहता है कि पूरा यान परिवार ही हमारा दुश्मन है, इसमें कुछ गलत नहीं किया है मैंने और अब जो करूंगा वो भी गलत नहीं होगा। अगले दिन हान जनरल को 300 किलो सोना गिफ्ट करता है और उन्हें बताता है कि कल मैं जियाओ और मेरी एंगेजमेंट पार्टी रख रहा हूँ, जिसमें मैं यान जाओलिन को भी इन्वाइट कर रहा हूँ। इधर असिस्टेंट हान का इन्विटेशन कार्ड जाओलिन को दे देता है। जाओलिन असिस्टेंट से शुयान के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट कहता है कि उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हान के ही साथ में है। ये सब सुनकर के जाओलिन कहता है कि ठीक है मैं किंग पैलेस जाऊंगा, मगर ये बात माँ को पता नहीं चलनी चाहिए। इतना कह करके जाओलिन पार्टी में चला जाता है, जहाँ वो शुयान को देख करके उससे पूछता है कि मैं काफी समय से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आखिर तुम कहाँ थी। तो हान कहता है कि ये पूछने की तुम्हारी औकात नहीं है, पार्टी में आए हो इसे एंजॉय करो। तभी वहाँ पर जियाओ भी आ जाती है और जाओलिन से कहती है कि अच्छा वो तुम यहाँ आ गए, यहाँ आकर के तुम्हारी औकात तो तुम्हें पता चली गई होगी। इसकी इतनी सारी बकवास सुनकर के शुयान भी वहाँ से चली जाती है, जहाँ वो अपने भाई को किसी से बात करते हुए सुन लेती है कि वो किसी से कह रहा था कि पार्टी में पहले से जनरल को निपटा दो और अफवाह फैला दो कि जाओलिन के आदमी ने उन्हें मार दिया, जिसके बाद जनरल के आदमी जाओलिन को खत्म कर देंगे। उनकी प्लानिंग सुन करके शुयान सहम जाती है, पर हान उसे देख लेता है, जिसके बाद वो उसे पकड़ करके कमरे में बंद कर देता है, जहाँ उसे उसके फादर की लिखी हुई एक डायरी मिलती है, जिसमें लिखा हुआ था कि हान हमारे पूरे परिवार को खत्म करके अपने फादर का बदला लेना चाहता है, लेकिन मैंने
उसके फादर को नहीं मारा था, बल्कि मैंने उसके फादर की मदद की थी। यहाँ पर शुयान को हान की सारी सच्चाई का पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा साइको और पागल है। उसी ने इसके परिवार को खत्म कर दिया और सारा इल्जाम जाओलिन पर लगा दिया था। शुयान जाओलिन को बचाने के लिए दरवाजा तोड़ करके बाहर निकल जाती है और हान के गुंडों से जम करके फाइट करती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शुयान जब छोटी थी तब उसके फादर ने उसे मार्शल आर्ट और गन चलाना दोनों ही सिखाया था। उधर पार्टी में प्लान के हिसाब से जनरल पर हमला हो जाता है और जनरल का काम तमाम हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है और हान और जाओलिन एक दूसरे पर गन पॉइंट कर लेते हैं। तब तक वहाँ पर शुयान आ जाती है और हान से कहती है कि तुम कितने बड़े साइको निकले। हान कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारे परिवार का बदला ले रहा हूँ। शुयान कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम क्या कर रहे हो। हान समझ जाता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो उससे कहता है कि पहले तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मारा था, इसीलिए मैंने ये सब किया। शुयान कहती है कि जब मेरे फादर ने तुम्हारे फादर को मार ही दिया था तो वो तुम्हें क्यों छोड़ देते और दुश्मन के बेटे को गोद लेकर के मेरा भाई क्यों बनाते। यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ड्रामे का मेन विलेन शुयान का सौतेला भाई हान था और ये सब जानने के बाद में वो जाओलिन पर फायर कर देता है, जिसे बचाने में असिस्टेंट भी मारा जाता है। ये देख करके शुयान हान पर फायर कर देती है, जिसमें हान बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अंत में हान एक बड़े से बम में आग लगा देता है। ये देख करके जाओलिन शुयान को लेकर के बाहर भागता है और शुयान की जान बचा लेता है, मगर शुयान बेहोश हो जाती है और हान की कहानी घर के साथ ही खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर एक सिपाही आकर के जाओलिन से कहता है कि देश में जंग छिड़ गई है और आपको अभी जंग के लिए निकलना पड़ेगा। ये सुनकर के जाओलिन शुयान के हाथ में एक लेटर पकड़ाता है और उसके फॉरहेड पर किस करके वहाँ से चला जाता है। शुयान जब होश में आती है तो उस लेटर को पढ़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि ये जीवन कितना छोटा है, काश कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रह पाते। लेटर पढ़ करके शुयान की आंखों से आंसू निकल आते हैं और अगले दिन उसे खबर मिलती है कि जाओलिन लड़ाई में शहीद हो गया और उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दरअसल में जाओलिन शुयान को बचपन से ही प्यार करता था और उसकी तितली वाली टैटू को देख करके उसे पहचान गया था, मगर शुयान उसे पहचान नहीं पाई और ये राज भी उसी के साथ में खत्म हो गई। और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर एंडिंग होती है।